एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती स्टडी पॉइंट 2। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र 2023 से 24 के अंतर्गत 38 बीपीएससी से 68 बीपीएससी तक जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन बिहार के अन्य सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई है, इसका उत्तर डी है एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। एक एम्पियर एक कूलम सेकंड के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? इसका उत्तर सी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, इसका उत्तर ए है तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका उत्तर सी है दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर है। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। इसका उत्तर बी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः इनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है। वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसका उत्तर सी है विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रा में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, ओम मीटर मात्रक है। इसका उत्तर सी है प्रतिरोधकता का। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोधकता, जहाँ R बराबर पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम है। ओम में I बराबर पदार्थ के टुकड़ों की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, A बराबर धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। इसका उत्तर ए है दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? इसका उत्तर ए है आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत H कैपिटल H स्मॉल z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है। इसका उत्तर ए है हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है। इसका उत्तर डी है वॉट। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। इसका उत्तर बी है 3900A
27600 दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँखों की क्षमता, प्रकाश स्रोतों की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 220 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में, यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर तक बताया है। NCIRT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? इसका उत्तर बी है 400 से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? इसका उत्तर बी है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? इसका उत्तर ए है न्यूट्रॉन वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है? इसका उत्तर ई है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसका उत्तर बी है दाब। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा व परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है वह सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसका उत्तर ए है गति। यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बी, इसका उत्तर बी है, घट जाएगा। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका उत्तर सी है विकृति। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? इसका उत्तर 1 है, 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट को 1 कूलम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलम, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? इसका उत्तर डी है 16.7 न्यूटन। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का 1/6 होता है। भार बराबर 1/6 पृथ्वी पर भार मतलब 1 बराबर 1/6 गुना 100
बराबर 1667 न्यूटन। सही कथन चुनिए। इसका उत्तर बी है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम एवं आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है। इसका उत्तर डी है, प्रकाश का विकिरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश विकिरणों के विकिरण इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। इसका उत्तर डी है, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 kg होता है एवं इनकी खोज क्रमशः ई गोल्डस्टीन तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। इसका उत्तर ए है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। इसका उत्तर डी है, त्रिंक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है त्रिंक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 2731.16 के जल का त्रिंक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें। इसका उत्तर ए है, आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? इसका उत्तर सी है, जनरेशन। 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? इसका उत्तर ए है, रॉबर्ट वाटसन। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉट ने वर्ष 1935 में पहला प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है। इसका उत्तर बी है, हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन एक मौन कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम की डब्ल्यू एंगलटन को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, सर C.V. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका उत्तर बी है, सन 1930 में। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह
पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत से संबद्ध अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में 1913, सी.वी. रमन भौतिकी 1930, हरगोविंद खुराना चिकित्सा 1968, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी 1983, मदर टेरेसा शांति 1979, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998, कैलाश सत्यार्थी शांति 2014, वी रामकृष्णन रसायन 2009, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र 2019। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका उत्तर डी है गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला प्रश्न है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर ए है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर है? इसका उत्तर है सी। 1 माइक्रोन बराबर है 10 पावर 1-3 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका उत्तर ए है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। इसका उत्तर तो नहीं दिया गया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? इसका उत्तर ए है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। अगला प्रश्न है लोलक की कालावधि टाइम पीरियड। इसका उत्तर बी है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। टाइम इज इक्वल टू 2 रेडियस √1/6। यहाँ r और g नियतांक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई I के अनुक्रमानुपाती है। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है। इसका उत्तर बी है द्रव्यमान और त्वरण का। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वह u वेग से गति करते हुए t सेकेंड बाद भी वेग प्राप्त करता है तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अगला प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका उत्तर ए है A बराबर v-u/t। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर सी है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका उत्तर डी है आयतन। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा में भी बतलाती हैं। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ वह हैं जो केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन एक अदिश राशि है।
अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर सी है, द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मान तथा वस्तु का वेग है तो उसका संवेग बटे m भी होगा। संवेग और वेग का अनुपात p बटे v बराबर mv बटे v बराबर m। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है? इसका उत्तर सी है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अगला प्रश्न है 1 पिकोग्राम बराबर होता है? इसका उत्तर सी है, 10⁻12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम 10⁻−12 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। इसका उत्तर भी है, लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः इस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। अगला प्रश्न है यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो इसका उत्तर डी होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उसका अंतिम वेग ब्रैकेट v बराबर √2gh ब्रैकेट उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? इसका उत्तर ए है, कांच। किस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच। निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेप संभव है? इसका उत्तर है ए, प्रिज्म द्वारा। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेप कहते हैं। अगला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंबित कैसे होगा? इसका उत्तर ए है, कम चमक वाला एक घोड़ा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। काली पट्टियां केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती है लेकिन कोई छाया नहीं डालती, क्योंकि वह काफ़ी पतली होती है, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका उत्तर सी है, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक
उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर बी है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल को सामान्य तौर पर सौर सेल कहा जाता है। यह एक प्रकार का गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है। इस प्रकार फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल अनुप्रयोगों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि सौर प्रकाश फोटोन से बना होता है। इन फोटोन में अलग अलग मात्रा में ऊर्जा संचित होती है जो सौर स्पेक्ट्रम की विभिन्न तरंग दैर्ध्य के अनुरूप होती है। विदित हो कि फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। जब फोटोन इन सेलों से टकराते हैं तो वे उसमें ऊर्जा संचित कर देते हैं, जबकि में अन्य दिए गए विकल्प इसके ठीक विपरीत हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से प्रकाश उत्पादित करते हैं। अगला प्रश्न है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर ए है रोलिंग घर्षण। बॉल बेयरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ये उसका उत्तर ए है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाले बल संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण। इसका उत्तर बी है ध्वनि तरंग। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो इस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। अगला प्रश्न है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि भी अपरिवर्तित रहती है। इसका उत्तर ए है आवृत्ति। अगला प्रश्न है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। इसका उत्तर बी है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। अगला प्रश्न है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? इसका उत्तर ए है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। नैप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। इसका उत्तर डी है वोल्ट। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति पावर इक्वल टू कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति की इकाई वोल्ट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर डी है गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को
रिएक्टर करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसका उत्तर सी है, मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जन डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका उत्तर ई है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जन डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इनमें पारा का उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? इसका उत्तर बी है, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। एक समानुवृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्रित बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ अभिकेंद्रीय केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? इसका उत्तर ए है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तन होती है। अगला प्रश्न है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, इसका उत्तर सी है, बाईं ओर झुकेंगे। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्री की जड़ता अभी भी सीधी दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और उसी स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? इसका उत्तर ए है, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने तथा तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। धातुत्व है कि समायोजन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने हेतु एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा? इसका उत्तर बी है, 1 इकाई। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। यूनिट इकाई बराबर 100 गुने 10 घंटा बराबर 1000 वाट घंटा बराबर किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। अगला प्रश्न है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। इसका उत्तर डी है, 4.70 किलो ओम। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इसका उत्तर सी है, अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य सेल में
अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डायनमो। इसका उत्तर बी है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और डायनमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में। इसका उत्तर सी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होगा। इसका उत्तर डी है, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होगा। ध्वनि की प्रबलता का स्तर डेसिबल में नापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ध्वनि का स्तर दिन में 45 डेसिबल एवं रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है। 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक है। अगला प्रश्न है एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। इसका उत्तर डी है, गतिज ऊर्जा। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसके परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका उत्तर ई है, सुक्रालोज एक कृत्रिम स्वीटनर तथा चीनी का विकल्प है। अधिकांश अंतर्ग्रहण सुक्रालोज शरीर विभक्त नहीं कर पाता, इसलिए यह गैर कैलोरीकृत होता है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह सुक्रालोज है। अगला प्रश्न है दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर ई है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। इसका उत्तर बी है, अवतल लेंस। विद्युत द्वारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। इसका उत्तर बी है, एमीटर। एमीटर विद्युत धारा मापन यंत्र है। पोटेशियोमीटर किसी सेल के EMF का मापन करने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। इसका उत्तर बी है, एमीटर। अगला प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। इसका उत्तर ए है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है।
जो 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। इसका उत्तर सी है 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है जिसे प्रतीक डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो 1D बराबर 1 मीटर -1 है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। आभासी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा आभासी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता बराबर 1/2 बराबर 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका उत्तर सी है उत्तर। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? इसका उत्तर डी है प्लैटिनम। अनुचुंबकत्व चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लैटिनम शामिल है। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है। इसका उत्तर डी है जस्ता तथा तांबा का। पीतल तांबे 80% और जस्ता 20% से मिलकर बना एक मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग बर्तन तथा तार बनाने में, मशीनों में, कारतूसों इत्यादि में किया जाता है। मिश्र धातु के गुण उनके अवयवी तत्वों से प्राय अलग होते हैं। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर बी है तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर है बी तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? इसका उत्तर डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, सापेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? इसका उत्तर ए है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है,
सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इसका उत्तर ए है यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु जाता है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? इसका उत्तर है बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? इसका उत्तर डी है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। फ्यूज एक छोटा सा तार का टुकड़ा होता है। यह रागा शीशा टीन लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन, अतिभारण, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं संभावित दुर्घटना टल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? इसका उत्तर सी है पारा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट MK, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता लगभग 8.31 वाट WMK होती है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? इसका उत्तर है ऑडियोमीटर इसका है डी, ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय गति को मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा? इसका उत्तर है ए, जूल में। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में हुआ विस्थापन। यदि बल को न्यूटन में और दूसरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है? उसका उत्तर सी है शून्य पारगम्यता। वर्ष 1911 में डच भौतिकी वैज्ञानिक H.K. ओनेस 1853 से 1926 ने प्रतिरोधक प्रताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून ताप पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए उसमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्व उपयोग किया जा सकता है। चालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोधक, इसका उत्तर भी है घटता है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अगला प्रश्न है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, इसका उत्तर बी है अवतलत दर्पण। सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, इसका उत्तर बी है यूरेनस। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण है, इसका उत्तर ए है माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देखा जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग में लैंडर का नाम है, इसका उत्तर है विक्रम। 22 जुलाई 1919 को GSLV मार्क 3 M1 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित किया गया। इसके लैंडर का नाम विक्रम है। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगे, इसका उत्तर बी है 20 kHz हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते परंतु कुछ जानवरों, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि द्वारा इसे सुना जा सकता है। इसे गार्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इसका घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत द्वारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है, इसका उत्तर है डी पेट्रोल। स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पन्न तरल मिश्रण है। पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव की भांति भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टील इंजन कैसे चलता है, इसका उत्तर बी है ऊष्मा से। भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है जिसका उपयोग भाप का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। भाप के इंजन अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैंकिन चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला प्रश्न है, वातानुकूल यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, इसका उत्तर ए है गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। वातानुकूलन यंत्र में
सामान्यतः एक वायु शीतल एयर कूलर तथा एक वायु तापक होता है। वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापमान को बढ़ाता है तथा वायु शीतल यंत्र ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की क्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतलक यंत्र संपीड़ित प्रकार का यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। अगला है ट्यूब लाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? इसका उत्तर बी है, ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त। ट्यूब लाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। ट्यूब लाइट का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं जिससे दीप्त विसर्जन होता है और इनमें से कुछ प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य अल्प होती है जिन्हें हम देख नहीं पाते। अगला प्रश्न है इसका एक्सप्लेनेशन। अतः इन अदृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया जाता है जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? इसका उत्तर सी है, पंखे में एल्युमिनियम। पंखे की गति को वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चालित फैन जैसे टेबल फैन के गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। पंखे की गति को प्रतिरोधक, रिओस्टेट नियंत्रण, संधारित्र नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक नियामक विधि से भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किस? इसका उत्तर ए है, रेडियो तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है। रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न संचार प्रणालियों में भी किया जाता है। ये सामान्यतः 500 किलो हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति परास में होती है। अगला प्रश्न है घड़ी में समय नापा जाता है। इसका उत्तर ए है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। घड़ियों में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है शीशे का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। शीशा लीड एक धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है। लेड में धात्विक चमक होती है। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है और इसे पीडी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल ओवरहेड में या भूमिगत केबल में सीज की भांति किया जाता है। शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में तथा बंदूक की गोलियों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण इसका उत्तर डी है, ऊष्मा की हानि कम है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति के नियत मान P बराबर भी आई के लिए निम्न धारा के मान के लिए वोल्टेज का उच्च मान आवश्यक है। उपग्रह अगला प्रश्न है उपग्रह का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर उपग्रह का उपयोग संचार प्रसारण मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य
उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, एक जीव बराबर है, इसका उत्तर सी है 10⁻⁻21 के बराबर होता है। अगला है प्रश्न, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है, इसका उत्तर बी है 2 सेकंड। पेंडुलम घड़ी की समयावधि 2 सेकंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंडों को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, इसका उत्तर डी है अत्यंत सूक्ष्म मौसम। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला एक यंत्र है, जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट आंधी और तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, इसका उत्तर बी है विस्तार। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठंड के मौसम में जब तापमान गिरता है तब किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी परत काफी सघन हो जाती है तथा यह जलीय क्षेत्र के तल तक सिकुड़ती जाती है। तालाब में जल परिसंचरण तब तक चलता रहता है जब तक कि तालाब का पूरा पानी 4 डिग्री सी पर अपने अधिकतम घनत्व तक नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार ठंड के मौसम में पानी में ऊपरी सतह के जम जाने के बावजूद तलीय क्षेत्र में जल का तापमान 4 डिग्री सी बना रहता है, जिससे जलीय जीवन आसानी से जीवित रह पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, इसका उत्तर ई है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैस है जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म बनाए रखती है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। इस प्रकार प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर विकल्प ई होगा। अगला प्रश्न है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, इसका उत्तर ए है एक दूसरे के समानांतर। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। नाई की दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है, इसका उत्तर सी है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होती है। द्वार्थ है कि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम पराश्रय 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के 4 उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। इसका उत्तर ए है 2। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। इसका उत्तर बी है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज के लिए चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए प्रेरण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। इसका उत्तर बी है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता। अगला प्रश्न है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि। इसका उत्तर डी है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। इसका उत्तर होगा सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान। इसका उत्तर बी होगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसका उत्तर सी है, एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। प्रश्नगत कथनों में विकल्प सी का कथन सही नहीं है क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयॉन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। विकल्प ए, बी और सी के कथन सही है। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसका उत्तर बी है, तरंग दैर्घ्य। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है तो इस दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न से कौन सी नहीं बदलती है। इसका उत्तर सी है, आवृत्ति। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो
प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? इसका उत्तर बी है उत्तल। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को यह स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। इसका उत्तर ए है अवतल। अवतल दर्पण से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, आवर्त कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है सी उत्तल लेंस। आवर्त कांच मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। इसका उत्तर बी 330 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। शुष्क वायु तापमान 0, ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। शुष्क वायु 25, तापमान और ध्वनि का वेग 346 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन 25, 1284 मीटर पर सेकंड। आसुत जल 25, 1498 मीटर पर सेकंड। समुद्री जल 25, 1531 मीटर पर सेकंड। स्टील 25, 5960 मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम 25, 6420 मीटर पर सेकंड। लोहा 25, 5950 मीटर पर सेकंड। कांच 25 और 3980 मीटर पर सेकंड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। इसका उत्तर सी है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? इसका उत्तर बी है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्ण कर देते हैं। इस प्रकीर्ण में बैंगनी और नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्ण होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किस समझाया जा सकता है? इसका उत्तर ए है प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। इसका उत्तर बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, उसका आयतन न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका उत्तर बी है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
अगला प्रश्न है, बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब। इसका उत्तर डी होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। इसका उत्तर बी है, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यून होता है। अगला है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। इसका उत्तर डी है, शहद की। जो दर जितने अधिक गाढ़े होते हुए उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता क्रम निम्नलिखित है, शहद, खून, जल, वायु। शहद से कम है खून, खून से कम है जल और जल से कम है वायु। महासागर, अगला प्रश्न है, महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है। इसका उत्तर डी है, चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम से। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो। इसका उत्तर बी है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब किसी पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय तरंग अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। इसका उत्तर भी है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहाँ पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। इसका उत्तर सी है, सूर्य। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁸ भाग की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका उत्तर भी है, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। इसका उत्तर भी है, 9 अप्रैल 1975। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 9 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। अगला प्रश्न है, वर्ष दिग्गतम होता है। इसका उत्तर ए है, प्लेटो पर। प्लेटो का वर्ष दिग्गतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण का लगभग 248,247.927 पृथ्वी वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। इसका उत्तर ये है, 3 × 10⁸ मीटर ms।
वे तरंगें जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर अर्थात लगभग 3 × 10⁸ ms होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? इसका उत्तर डी होगा, कांच। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तन ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग सी, इसका उत्तर सी है, 8.5 मिनट है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड है। चूँकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? इसका उत्तर ई है। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर परीक्षा में विकल्प सी को सही माना है, लेकिन प्रश्न में उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प मौजूद है, अतः विकल्प ई ज़्यादा सटीक उत्तर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? इसका उत्तर सी है, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति का औसत व्यास 139822 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका उत्तर है सी, बेसिक। सी और फोरट्रैन कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? इसका उत्तर डी है, टंगस्टन। साधारणतः मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण दहन नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापमान युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? इसका उत्तर बी है, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोधक का मान चालकों में विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपघटन मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? इसका उत्तर सी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका उत्तर ये है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। प्रश्नगत विकल्प में कथनों में विकल्प ए का सही कथन सही नहीं है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धन आवेशित कण एवं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु
परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं। विकल्प बी, सी एवं डी के कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? इसका उत्तर है ए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? इसका उत्तर बी है, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर बी है, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिनमें दो छोटे नाभिकीय जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिनमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? इसका उत्तर डी है, रेडॉन। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? इसका उत्तर ये होगा, वॉट। बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा से मापा जाता है, अतः विकल्प ए सही है, अर्थात बिजली की खपत बिल वॉट पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? इसका उत्तर है बी, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.80 है। अगला प्रश्न है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? इसका उत्तर सी है, 10 जुलाई 1992 को। इनसैट A2 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था।